QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग थर्ड क्लास को शुरू करेंगे, क्लास नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 क्लास आप लोगों को बताया है। एक में मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो है हिमालय के बारे में बताया था। भारत का भौतिक विभाजन को हम लोगों ने शुरू किया है भारत के भूगोल के अंतर्गत। जो दूसरी क्लास थी, आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मैंने क्लास आपको मिल जाएगी। जो दूसरी क्लास थी मैंने बताया था भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लास में। और भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हमने केवल जो सेकंड क्लास में पठारों के बारे में पढ़ा था। हमारे देश में कितने पठार हैं मैंने डिटेल में बताया था, बिल्कुल मैप के थ्रू बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के क्लास में आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। क्लास नंबर 2 में मैंने बताया था 3 पठार कौन कौन से थे। मैंने भी बताया था कि मध्यवर्ती पठार, इसके अलावा पूर्वी पठार और दक्कन के पठार, और उसके अलग अलग मैंने विभाजन किया था। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें हमें पठार के अलावा हमें पहाड़ियाँ और जो है पर्वतमाला को भी पढ़ना है। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ और कई पर्वतमाला हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, वो उनमें क्या पाया जाता है, कौन से खनिज पाए जाते हैं, पहाड़ियों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन जो है चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए हमें इन पहाड़ियों को भी देखना जरूरी है और बिल्कुल हम मैप के थ्रू बताएंगे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हों वो जो है इसको शेयर करें और जो है और लोगों को इसको साथ जोड़ें। और बिल्कुल ये फ्री क्लास है, तो आप लोग आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आपका जो है ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, जो बिल्कुल कई बच्चों को कमज़ोर होता है, वो बिल्कुल स्ट्रांग होता चला जाएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। जो भारत का प्रायद्वीपीय है मैंने पठार बताया था, और जो पहाड़ियाँ हैं या पर्वतमाला है उनमें हमें कितने भागों में बांट के पढ़ना है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो अगर पर्वतमाला की बात करें या पहाड़ियों की बात करें, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें नंबर 1 पर आपका है अरावली पर्वतमाला। हम अरावली के बारे में पढ़ेंगे। अरावली कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में जानेंगे, बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अगर एग्जाम में आ जाए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि पश्चिमी घाट क्या है, पठार है, मैदान है, क्या है। तो पश्चिमी घाट एक पर्वत है, पर्वतमाला है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेंज है। हिमालय के बाद भारत की सबसे दूसरी बड़ी रेंज कौन सी है, तो पश्चिमी घाट है। इसकी क्या विशेषता है, बिल्कुल मैप के थ्रू आपको इसको देखेंगे। तीसरा जो आपका है वो है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों में क्या अंतर है, पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है, ये हमें इसमें देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी। इसके बाद हम लोग जो है नंबर 4 अगर बात करते हैं, तो मध्य भारत में कई पहाड़ियां हैं। नाम आपने सुना होगा सतमाला पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ियां, इसके अलावा मैकाल पहाड़ियां, विंध्य पर्वतमाला, इनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर इसके बाद है आपका जो 5 नंबर है आपका ये गुजरात की पहाड़ियां। गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग जो है इस तरह डायग्राम बना लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे अपना नोट्स के अनुसार हमें रिवीजन करना है। आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग अरावली पर्वतमाला के बारे में जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला की क्या विशेषता है और ये जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला को हम मैप के थ्रू भी देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अरावली पर्वतमाला कहते हैं इसको। याद रखिएगा, पर्वतमाला उसे कहा जाता है जब कई पहाड़ियां होती हैं एक साथ में, तो उन्हें हम पर्वतमाला कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को हम लोग जो है पर्वत श्रेणी कहते हैं, इसी को हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर हम अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो उससे पहले एक पॉइंट और हम आपको इससे थोड़ा पहले ले जाते हैं। एक पर्वत होता है जिसे हम लोग कहते हैं मोड़दार पर्वत कहते हैं, मोड़दार पर्वत, ठीक है। मोड़दार पर्वत को ही हम लोग बोलते हैं वलित पर्वत बोलते हैं, और वलित पर्वत की इंग्लिश होती है फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड मतलब ये हो जाता है जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, तो जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो प्लेटों के टकराने की वजह से जो
वलन होता है ये, तो उससे क्या होती है, पहाड़ियाँ ऐसे ही चट्टानें वलित हो जाती हैं। तो इसी से जो है आपका, इसे हम कहते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, या इसी को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो अरावली क्या है, तो अरावली एक फोल्ड माउंटेन है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अरावली क्या है, तो अरावली एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन कैसे है। याद रखिएगा कि जो अरावली है, अगर कहा जाए फोल्ड माउंटेन की बात की जाए, वलित पर्वत की बात की जाए, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है पुराना, ठीक है, एक होता है पुराना वलित, एक होता है आपका नवीन वलित पर्वत। ये हो गया नवीन वलित पर्वत, ये हो गया पुराना वलित पर्वत। तो जो अरावली है ये पुराना वलित पर्वत है और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। कौन सी, अरावली। तो अरावली फोल्ड माउंटेन तो है, लेकिन पुराना वलित पर्वत है, नवीन नहीं है। नवीन किस कौन उदाहरण है, तो नवीन में हम रखेंगे हिमालय को, ठीक है। अब याद रखना, हिमालय में और अरावली में एक समानता क्या है, तो दोनों वलित पर्वत है, लेकिन हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है और आपका जो अरावली है ये एक ओल्ड जो है माउंटेन है, ओल्ड जो है आपका फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड जो है आपका यह पुराना वलित पर्वत है, जो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। और पुराना वो जो वलित पर्वत होता है, इसको एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो पुराने वलित पर्वत जो होते हैं वो बहुत पुराने होने की वजह से उनमें अपक्षय अपरदन की घटना होने की वजह से वो बहुत टूट फूट जाते हैं। तो अरावली क्या है, उसकी ऊंचाई कम हो गई है, टूट फूट गया है, अपशिष्ट हो गया है, इसीलिए वलित पर्वत को हम अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अब जाकर के जो है आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो उदाहरण कौन हो गया आपका, अरावली हो गया, ठीक है। तो अरावली कैसा पर्वत है, पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो अरावली बताएंगे ये मोड़दार पर्वत है, इसी को हम वलित पर्वत कहते हैं, इसी को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ये बात याद रखना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, अरावली किस तरह का पर्वत है, तो बताएंगे हम पहाड़ी है, तो पुराना वलित पर्वत है, या इसी को हम कहते हैं अपशिष्ट वलित पर्वत कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें और चीज़ें अच्छे समझ में आएगा कि अरावली के बारे में जो है मैप के थ्रू जब हम याद करते हैं तो हमें ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है साउथ इंडिया का ये मैप बन गया, ठीक है। और यहाँ आप गुजरात है और यहाँ पर है आपका दिल्ली, ये आपका दिल्ली है और ये आपका है गुजरात। तो गुजरात से जो है अरावली जो पहाड़ी है इसकी शुरुआत होती है गुजरात में पालनपुर से शुरू होता है और ये दिल्ली तक इस पहाड़ी की रेंज आती है। ये है आपका अरावली पहाड़ी हो गया, ठीक है। अब अरावली पहाड़ी को दिल्ली में रायसीना हिल कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, रायसीना हिल कहा जाता है। इसी पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। तो अरावली का जो भाग दिल्ली में उसको रायसीना हिल कहते हैं और ये गुजरात में पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है। पालनपुर से 800 किलोमीटर की लगभग ये रेंज है, ये लंबाई है इस जो है अरावली पहाड़ी की। ये हो गया आपका अरावली। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सी है, तो वो है माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू जो है याद रखना ये सबसे ऊंचा पर्वत है किसका, अरावली का। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ये बात आपको याद रखना है, गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा इसी पहाड़ी में एक खैत्री पहाड़ी आती है, आपका राजस्थान में है। और खैत्री पहाड़ी में याद रखिएगा इसमें जो है तांबे का उत्पादन होता है और ये तांबे का उत्पादन हड़प्पा काल से हो रहा है। अब हड़प्पा जब सभ्यता पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो उसमें एग्जाम में आप देखा होगा क्वेश्चन भी आया हुआ है और आप पढ़ेंगे पूछा जाता है कि तांबे का आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे, तो खैत्री की खान से करते थे। और खैत्री पहाड़ी कहाँ है, तो अरावली पहाड़ी का ही हिस्सा है जो कहाँ पर है, तो ये आपका ये राजस्थान में है, ठीक है। इसके अलावा जो अरावली पहाड़ी है याद रखिएगा ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। धारवाड़ क्रम चट्टानें क्या होती है इसके बारे में हम अलग से बताएंगे आप लोग को। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है कौन कौन चट्टानें पाई जाती हैं, तो अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। और धारवाड़ क्रम चट्टानों की वजह से इसमें बहुत महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज, तो पहला खनिज हो गया आपका तांबा। तो अरावली पहाड़ी में तांबा पाया जाता है। इसके अलावा इसी पहाड़ी में
आपका जस्ता पाया जाता है, इसी पहाड़ी में आपका सीसा पाया जाता है। इन सब का उत्पादन कहाँ होता है? तो अरावली की पहाड़ी में होता है। ठीक है, और बात करते हैं, आप लोग ऐसे ही मैप बनाते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अरावली ही पहाड़ी में एक नदी निकलती है, बनास जो नदी निकलती है। और बनास किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है जो पूरब की ओर निकलती है। इसके अलावा इसके पश्चिम में नदी निकलती है लूनी। तो लूनी नदी भी कहाँ निकलती है? तो याद रखिएगा, ये आपका अरावली की पहाड़ी से। तो एक पूरब की ओर मुख्य नदी है, एक पश्चिम की ओर मुख्य नदी है, ये हमें याद रखना। नदियाँ और भी निकलती हैं लेकिन तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका। ठीक है, तो अरावली पहाड़ी के बारे में ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या मैंने बताया है एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और आपका दिल्ली में रायसीना हिल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर इसका ये विस्तार है लगभग 800 किलोमीटर का। दूसरा, इसकी सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो माउंट आबू है। इसकी सबसे ऊंचा जो चोटी है गुरु शिखर है। ठीक है, और माउंट आबू पर यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया है जो संगमरमर से निर्मित है। और वो जो है चालुक्य राजाओं ने, गुजरात के चालुक्य राजाओं ने उसको बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहीं पर खेतरी नामक पहाड़ी है जहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। अरावली जो पहाड़ी है ये धारवाड़ क्रंच चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। पहला आपका कौन सा है? मैंने बता दिया, तांबा, जस्ता, सीसा, ये यहाँ के मुख्य खनिज हैं, इनके बारे में याद रखना है। इसके अलावा यहीं पर कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं जिससे घरों का निर्माण होता है। हमारे घरों में जो टाइल्स होती हैं वो सब भी अरावली पहाड़ी से ही निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से नदी निकलती है लूनी और यहाँ नदी निकलती है बनास। ये तो मुख्य नदियां हैं जो आपका निकलती हैं कहाँ से? तो अरावली पहाड़ी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अरावली पहाड़ी के बारे में और कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उनके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप इस तरह का मैप बनाना सीख जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी याद करना और समझना भी। अरावली पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो अरावली पहाड़ी का लोकेशन ये है। और अरावली पहाड़ी के जो है इस तरफ जो है कौन सा पठार है? तो इस तरफ पठार मैंने बताया था मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार है आपका पूरब की ओर। और अरावली पहाड़ी अगर ये है तो अरावली पहाड़ी की जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं, याद रखिएगा, मेवाड़ का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ के क्षेत्र में थोड़ा बहुत वर्षा होती है या इसलिए यहाँ पर कृषि होती है। लेकिन अरावली पहाड़ी के पश्चिम की अगर बात करते हैं इसको हम कहते हैं मारवाड़ का क्षेत्र कहते हैं। और मारवाड़ के क्षेत्र में वो जो है वर्षा जो है कम होती है। ठीक है, तो ये जैसलमेर इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, और मेवाड़ क्षेत्र में थोड़ा बहुत वर्षा होने की वजह से यहाँ पर कृषि काफ़ी अच्छी होती है जो है, खास करके मोटे अनाजों की खेती यहाँ पे की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अरावली याद रखेगा मारवाड़ और मेवाड़ को भी बांटता है, ये भी हमें याद रखना होगा। ये पहाड़ी की विशेषता, ये सभी विशेषताएं ये हमें याद करना था जो मैंने आपको बताया है। अब आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसको बताएंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरी सबसे प्रमुख पहाड़ी है वो है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, ये अगर पूछा जाए एक शब्द में कि पश्चिमी घाट है क्या, तो पश्चिमी घाट याद रखिएगा, पश्चिमी घाट एक पर्वतमाला है। ठीक है, पर्वतमाला है, लेकिन याद रखना पश्चिमी घाट एक कगार भी है। अब कगार कैसे है? ठीक है, तो कगार इसलिए है कि जब इंडियन प्लेट दक्षिण जो है आप गोलार्ध से जो जब मूव करते हुए उत्तर की ओर आ रही थी तो एक अफ्रीका के बगल में एक द्वीप है मेडागास्कर। आप एक मैप पर देख लीजिएगा, मेडागास्कर द्वीप है। तो मेडागास्कर जो द्वीप है वो पहले इंडियन प्लेट का हिस्सा था। ठीक है, ये अगर ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये यहाँ पर मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर का ही हिस्सा, मेडागास्कर पहले यहीं पर जो है इसी के साथ लगा हुआ था, ये मेडागास्कर है। लेकिन जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी तो मेडागास्कर यहीं पर छूट गया और इंडियन प्लेट आगे की ओर उत्तर की ओर मूव कर गई। तो मेडागास्कर जो कट के अलग हो गया तो एक इसको याद रखिएगा, ये जो ऊंचा हुआ भाग है उसी को कगार कहा गया। जैसे अगर ये इंडियन प्लेट है और आपका ये जो आपका मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर छूट जाने की वजह से मेडागास्कर छूट गया और इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकने की वजह से जो ये कगार बना है, इसी कगार को नाम दिया गया
गया है, ये पहाड़ी बन गई, इसी को नाम दिया गया है पश्चिमी घाट नाम दिया गया है। मैदान तो पश्चिमी जो तटीय मैदान तो बाद में बना, लेकिन वो कगार टूट के अलग होने की वजह से जो किनारे का भाग था वो उठा हुआ दिखाई दिया, इसीलिए उसे हम जो कगार कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पश्चिमी घाट क्या है, तो एक कगार है, ठीक है, या फिर एक पर्वतमाला है, ये बात आपको याद रखना होगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में ये क्या है, ये हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो जो पश्चिमी घाट है और वो पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते कहां पर हैं, तो ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट एक लगातार सतत पर जो है पहाड़ी है, इसमें कोई भी जो गैप है वो दर्रे बने हैं। दर्रे कौन कौन से आगे बताऊंगा मैं। तो पश्चिमी घाट आपका ये है, और ये आपका नीलगिरी पहाड़ी है, और नीलगिरी पहाड़ी के बाद पश्चिमी घाट से यहीं से पूर्वी घाट निकलता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, तो दोनों जो है नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया नीलगिरी की पहाड़ी हो गया। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, तो हम बताएंगे कि नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलते हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट की एक विशेषता यह है कि जैसे हिमालय सबसे बड़ी रेंज है भारत की, तो पश्चिमी घाट दूसरी सबसे बड़ी रेंज है पश्चिमी जो है हमारे भारत की है, ठीक है। तो हिमालय के बाद सबसे बड़ी लंबाई अगर किसकी है, तो पश्चिमी घाट की। एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। दूसरा, पश्चिमी घाट एक सतत पहाड़ी है, इसमें कहीं कोई गैप नहीं है, गैप केवल दर्रों द्वारा बनाया गया है, दर्रे बनाए गए हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से दर्रे नहीं हैं। लेकिन अगर पूर्वी घाट देखा जाए तो उसमें कहीं कहीं गैप है। तो गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहती हैं, चाहे वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, तो इनकी गैप की वजह से ये पहाड़ी सतत नहीं है। तो याद रखना, पूर्वी घाट सतत पहाड़ी नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट एक सतत पहाड़ी है, ये याद रखना है। और पश्चिमी घाट जो है कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर नदी है तापी, तापी नदी से ये जो है पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है, और ये कहाँ पहुँचता है, तो ये कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से कन्याकुमारी तक का जो ये पूरी रेंज है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, इनको क्रम से हमें याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसको बिल्कुल हम मैप के थ्रू बताएंगे, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसको हम एक मैप अच्छे से बनाते हैं, आप मैप के थ्रू इसको बनाएंगे और दूर दूर पहाड़ियों को लिख लेंगे, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ये नदी है आपकी कौन सी, नदी है तापी। तो तापी नदी से जो है पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है और कन्याकुमारी तक, इसमें कई पहाड़ियां हैं। तो जैसे अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए, तो मैंने बताया कि पश्चिमी घाट एक सतत पहाड़ी है, ठीक, पर्वतमाला है, जो कहाँ तक है, तो ये आपका कन्याकुमारी तक। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, इनको हमें क्रम से याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे से देखने की और याद करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम पहाड़ियों को अगर हम एक क्रम से चलते हैं, तो इन पहाड़ियों का क्रम क्या है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर इन पहाड़ियों का क्रम क्या है, हमें याद रखना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो पहली पहाड़ी जो आपकी यहाँ पर है सतमाला, ठीक है, सतमाला पहाड़ी, ये पहली पहाड़ी क्रम हो गया। सतमाला के बाद आपका है हरीशचंद, हरीशचंद पर्वतमाला हो गया, पहाड़ी हो गया। फिर हो गया महादेव पर्वतमाला। याद रखिएगा, महादेव पर्वतमाला अगर पूछा जाए आपसे, तो बताएंगे ये महाराष्ट्र में है, लेकिन महादेव पहाड़ी कहाँ है, तो ये एमपी में है, पहाड़ी एमपी में है, और पर्वतमाला कहाँ पर है, तो पर्वतमाला जो है आपका जो है महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट का वो हिस्सा है। ये बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में एक पहाड़ी है आपका, उसे हम कहते हैं गोकक की पहाड़ी, गोकक, गोकक पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये कहाँ पर है, तो ये आपका ये कर्नाटक में है। इसके बाद गोकक पहाड़ी के बाद जो है कौन सी पहाड़ी आती है, उसको हम लोग कहते हैं आपका जो है सिमोगा की पहाड़ी। सिमोगा की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका कर्नाटक में है। अगला है आपका सिमोगा, ठीक है, सिमोगा पहाड़ी हो गया। इसके बाद आपका कौन सी पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है, बाबा
बूदन की पहाड़ी हो गया, ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसके बाद आपका जो पहाड़ी है वो हो गया आपका नीलगिरी, ठीक है, ये आपका नीलगिरी हो गया। नीलगिरी के बाद कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी हो गया। अन्नामलाई के बाद कौन है? इलायची पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब इन पहाड़ियों को क्रम से आपको याद रखना होगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही पहाड़ियों का क्रम मिलेगा कि ये पहाड़ियां कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, सबसे पहले बात करें तो सतमाला आपके बात करते हैं तो सतमाला पहाड़ी हो गया। हरिश्चंद्र और महादेव ये तीनों कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। बाबा बुदन की ये गोकक पहाड़ियाँ, सिमोगा और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक में हैं। और नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में है। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है। और आपका इलायची या कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों में है। सबको अलग अलग मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्रम आपसे पूछा जाएगा। अब अगर नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले सतमाला, फिर हरिश्चंद्र, फिर महादेव, फिर आपका बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी, या आपका गोकक पहाड़िया, सिमोगा, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और आपका इलायची। ये क्रम आपको याद रखना होगा, ठीक है। जो ये महादेव पर्वतमाला है, इसी की सबसे ऊंची चोटी कहा कहते हैं, जो है क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका जो है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से ही नदी निकलती कौन सी है? तो नदी निकलती है आपकी कृष्णा नदी निकलती है। तो महादेव पर्वतमाला से ही नदी निकलती है कृष्णा नदी। जब नदी चैप्टर पढ़ाएंगे तो भी मैप से पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये सब क्रम आपको मैप में बनाना होगा। ये मैप बना लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्तर से दक्षिण पूछा जाए और दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो बीच बीच में हमें रिकॉल करना है। एक बात आप लोग ये भी याद रखिएगा कि आप लोग 7 दिन पढ़ाई करते हैं, हफ्ते में 7 दिन होता है। संडे को आप हो सकता है बहुत सारा काम करते हैं, आना जाना होता है, लेकिन एक दिन सैटरडे को आप लोग रिवीजन डे के नाम से आप लोग अपने रूम में लिख दीजिए कि सैटरडे हमारा रिवीजन का डे होगा। और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आप लोग बराबर, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। हम लोग पढ़ तो लेते हैं, नया बहुत सारा पढ़ते हैं, हम रिवीजन नहीं करते। तो हमारी असफलता में एक कारण रिवीजन ना करना भी है। तो रिवीजन करते रहेंगे तो ये सब पहाड़ियाँ दिमाग में बैठ जाएंगी और क्वेश्चन आएगा तो फटाफट क्वेश्चन सही होता चला जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है पश्चिमी घाट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये जो है कौन कौन सी जो है प्रमुख जो है इसमें और क्या हमें विशेषताओं के बारे में याद रखना है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट को मैं दोबारा बना देता हूं मैप पे, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और इसमें एक आपका जो है ये पश्चिमी घाट हो गया यहां तक, ठीक है। पश्चिमी घाट को याद रखिएगा 2 भागों में बांटा गया है। और बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो गोवा के पास से एक लाइन गुजरती है, अक्षांश रेखा है। यह है आपका 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है 16 डिग्री। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि किसको बांटता है या किसको बांटती है, तो हम बताएंगे जो है ये पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है। एक इसको कहते हैं उत्तरी और इसको कहते हैं दक्षिणी। और पश्चिमी घाट को एक और नाम देते हैं सह्याद्री बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना ये उत्तरी सह्याद्री हो गया और ये आपका दक्षिणी सह्याद्री हो गया। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो ये दक्षिणी सह्याद्री और ये उत्तरी सह्याद्री। अब पूछा जाएगा पश्चिमी घाट को कौन रेखा बांटती है, तो याद रखना 16 उत्तरी अक्षांश रेखा बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ये उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, इसको दक्षिण सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, कालसूबाई है। और दक्षिण सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है, यह कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, ये भी याद रखना। उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री को कौन बांटता है पश्चिमी घाट को, तो याद रखना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बांटती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है पश्चिमी घाट में के और डिटेल में चलते हैं। अगर देखा जाए तो एक पहाड़ी है आपकी कौन सी, तो पहाड़ी है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। इसको पहले हम लोग आप मैप में बना देते हैं, ठीक है। याद देखिएगा ये आपका साउथ इंडिया का अगर मैप की बात करें और ये आपका ये है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो गया। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है एक जो है क्या है, यहाँ देखना पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है
और ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाने वाली जो आपका जहाँ मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी एक गांठ की तरह है जहाँ पे दो पहाड़ी आपस में आके मिलती हैं, एक आपका पश्चिमी घाट, एक आपका पूर्वी घाट। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, तो हम बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। तो ये पहाड़ी कौन सी हो गया, इस पहाड़ी को कहते हैं नीलगिरी। ठीक है, पहला पॉइंट। नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है, इसका नाम है टोडा बेटा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगला कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोडा बेटा, ये नोट कर लेना। दूसरा, नीलगिरी जो पहाड़ी है ये 3 राज्य में स्थित है, एक राज्य नहीं है, 3 राज्य में है। जो ये वाला ऊपर वाला भाग है ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इधर आपका जो है केरल है और इधर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो याद रखना तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखना जो नीलगिरी पहाड़ी है 3 राज्य में इसका विस्तार है। ये ऐसे ही मैप आप लोग बना लीजिएगा। 3 राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जो कर्नाटक वाला साइड है इस क्षेत्र में कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है नीलगिरी साइड में। तो नीलगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक की ओर है वहां पे कॉफी खेती बहुत ज्यादा होती है। नीलगिरी पहाड़ी जो केरल की साइड है यहाँ पर मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ मसाला बहुत ज़्यादा होता है। मसाला मतलब सब्जी मसाला। ठीक है, ये पान मसाला मत समझ लीजिएगा, 555। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये सब्जी मसाला है। ठीक है, और आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु वाले साइड में यहाँ पर खेती होती है चाय की, यहाँ चाय खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो एक ही नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्य में फैला हुआ है और तीनों राज्य की जो उसके ढाल हैं उन पे अलग अलग खेती होती है। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी और केरल में आपका मसाला होता है, ये मुख्य रूप से। इसके अलावा नीलगिरी की अगर बात करते हैं तो नीलगिरी में याद रखिएगा यहाँ पर जो है टोडा नामक जनजाति भी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहीं पर ऊटी नामक एक शहर है, बहुत ही ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ ठंडा होता है और वहाँ लोग घूमने जाते हैं। टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम लोग कहते हैं ऊटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब गौर करिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक पहाड़ी इसी के बगल में है और उसका नाम है अन्नामलाई। ये हो गया आपका अन्नामलाई हो गया, मैं लिख देता हूं पहले। ठीक है, ये हो गया आपका अन्नामलाई हो गया। अब अन्नामलाई याद रखिएगा, अन्नामलाई नीलगिरी के बगल में है, साउथ में है और ये 2 राज्य में फैला हुआ है। तो एक तरफ इधर तमिलनाडु है, इधर एक तरफ केरल है। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा कौन बनाता है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी बनाती है। ये पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी और अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। 3 बातें याद रखना है। जो अनाईमुड़ी है ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, पहला पॉइंट। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा पॉइंट। और दक्षिण भारत की भी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम क्या है, उस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पाल घाट दर्रा जो है किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो आप बताओगे नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। ठीक है, पहला क्वेश्चन। पाल घाट दर्रा जो है किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो तमिलनाडु को कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक है, दूसरा एक विशेषता इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा मानसून जो इंडियन मानसून है, जब इंडियन मानसून जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब जो है अरब सागर से चलता है तो नीलगिरी पहाड़ी से ही आके टकराता है वो। ठीक है, मानसून आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो मानसून जब नीलगिरी पहाड़ी से आके टकराता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है मानसून की एक शाखा इसी पाल घाट दर्रे से होकर बंगाल खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे हम बंगाल खाड़ी की शाखा कहते हैं, मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है,
और जो दूसरा मानसून इधर चलता है, पश्चिमी घाट के सहारे चलता है, इसे हम अरब सागर की शाखा कहते हैं। तो मानसून को दो भागों में विभाजित कौन करता है? नीलगिरी। और जो बंगाल खाड़ी में मानसून प्रवेश करता है वो इसी पाल घाट दर्रे से होकर प्रवेश करता है। इसीलिए आपका यहाँ तमिलनाडु में यहाँ कोई पहाड़ी ना होने की वजह से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा नहीं होती है। आप मैप पर देखेंगे तो इस क्षेत्र में वर्षा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पाल घाट दर्रा याद रखिएगा, इसकी क्या विशेषता है इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से मानसून प्रवेश करता है जो बंगाल खाड़ी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हमें अच्छे से नोट करना है, याद करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत बेसिक चीज है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो हम इससे कठिन चीजें नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अभी मैप जो है, अभी मैंने बताया ये नीलगिरी हो गया, ये आपका अन्नामलाई हो गया। अब अन्नामलाई के साउथ में एक पहाड़ी कौन सी है? तो अन्नामलाई के साउथ में एक पहाड़ी है इलायची पहाड़ी, इसी कहते हैं कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, इसे कहते हैं इलायची। इलायची यहाँ ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे इलायची पहाड़ी या इसी को कार्डमम पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये पहाड़ी भी दो राज्य की सीमा बनाती है। एक तरफ इसके जो है आपका कौन है? तमिलनाडु, एक तरफ है आपका केरल। तमिलनाडु के साइड में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है और केरल वाले साइड में इसके इलायची या अन्य मसालों की खेती होती है। ये अन्नामलाई है। अब याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था कि अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में पाल घाट दर्रा है, यही बताया था मैंने। ठीक है, पाल घाट दर्रा है। अब अन्नामलाई और इलायची के बीच में कौन सा दर्रा है? तो यहाँ सेन कोट्टई दर्रा है, सेन कोट्टई दर्रा है। और सेन कोट्टई दर्रा किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा, ये जोड़ता है किसको? तिरुवनंतपुरम को आपका मदुरई से जोड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये केरल को कर्नाटक से जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये सेन कोट्टई दर्रा। अब पूछा जाएगा सेन कोट्टई दर्रा कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे कि सेन कोट्टई दर्रा जो है ये आपका कार्डमम या इलायची पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में है। और पाल घाट दर्रा कहाँ है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको याद रखना है। इसके अलावा इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अगस्ता मलाई पहाड़ी है। ठीक है, अगस्ता मलाई पहाड़ी नीलगिरी, ये इलायची की सबसे ऊंची चोटी है। और अगस्ता मलाई पहाड़ी जो है याद रखिएगा, उस पूरे क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो उसे बायो रिजर्व केंद्र भी बनाया गया है। भारत में 18 बायो रिजर्व केंद्र हैं, जिनमें अगस्ता मलाई भी है जो इलायची की सबसे ऊँची चोटी है। ये भी हमें याद रखना होगा। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पूर्वी घाट की बात करेंगे कि पूर्वी घाट की जो कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसमें आती हैं। तो आपको पहले हम लोग एक मैप बना लेंगे, तो मैप के माध्यम से हमें आसानी से ये याद हो जाएगा। याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये आपका ये पश्चिमी घाट है और आपका ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अभी मैंने बताया कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी में मिलते हैं। अब नीलगिरी में अगर देखा जाए तो यहीं से पहाड़ियों की शुरुआत होती है। तो जो पहाड़ियाँ शुरू होती हैं पूर्वी घाट की, उनमें बीच बीच में गैप है। क्यों गैप है? मैंने बताया था नदियों के कारण गैप है। अब जो ये पहाड़ियाँ हैं इनको क्रम से हमें याद रखना है। दक्षिण से उत्तर पूछा जाए या उत्तर से दक्षिण तो हमें याद हो जाएगा। तो अगर दक्षिण से हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले जो पहाड़ी है याद रखिएगा, सबसे पहली पहाड़ी है उसका नाम है पालनी पहाड़ी। ठीक है, जो है पालनी पहाड़ी हो गया। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, पालनी के बाद अगर बात करते हैं तो पालनी के बाद अगला है आपका सेवराय पहाड़ी। सेवराय पहाड़ी हो गया। सेवराय के बाद है आपका जवाड़ी पहाड़ी। जवाड़ी पहाड़ी हो गया। जवाड़ी के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी हो गया। ठीक है, पालकोंडा के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका है नल्ला माला हो गया। नल्ला माला हो गया। और ऊपर जाते हैं फिर और नॉर्थ में जाएंगे तो विजयवाड़ा पहाड़ी हो गया। विजयवाड़ा पहाड़ी हो गया। इसी को हम विशाखापट्टनम पहाड़ी भी कहते हैं। और नॉर्थ में जाएंगे तो गर्जत पहाड़ियाँ हैं। गर्जत पहाड़ी कहाँ पर है? तो गर्जत पहाड़ी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये क्रम हो गया पूर्वी घाट का। अब मैंने बताया कि पूर्वी घाट जो पहाड़ियाँ हैं बीच में गैपिंग है। क्यों गैप है? क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती हैं। आपका कौन सी? तो कृष्णा, कावेरी,
गोदावरी, महानदी, तो ये इसलिए सतत पहाड़ियां नहीं है, जबकि पूर्वी पश्चिमी घाट एक सतत पहाड़ी है। ठीक है, अब गौर करिएगा, जो गर्जत पहाड़ी ये कहाँ पर है, तो ये आपका ये उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर और भी कई पहाड़ियाँ हैं, बादाम पहाड़ी है, ये सब पहाड़ियों में यहाँ पर जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। विजयवाड़ा पहाड़ी को हम लोग विशाखापट्टनम पहाड़ी भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नल्लामाला कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश, और आपका इसका विस्तार आपको देखा जाता है, तो इसका विस्तार आपको तेलंगाना में। पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। जवाड़ी पहाड़ी, सेवराय, पालनी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये तीनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। अब जाके क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का क्रम हमें याद रखना होगा, स्टेट भी याद रखना होगा कि ये किस स्टेट में पाए जाते हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पुट अप होते हैं। ठीक है, तो इन पहाड़ियों का क्रम हमको याद रखना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग मैप बना लेंगे। अब चाहे आपसे ये साउथ से नॉर्थ पूछा जाए और नॉर्थ से साउथ पूछा जाए, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गलीकोंडा। ठीक है, गलीकोंडा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपको याद रखना होगा। ये विशाखापट्टनम की सबसे ऊंची चोटी है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना होगा। तो पहला गलीकोंडा, दूसरा आपका महेंद्रगिरी है ये, और इन पहाड़ियों का क्रम आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है आपका अगले जो पहाड़ी है आपका मध्य भारत की पहाड़ियां और पर्वतमाला कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो याद देखिएगा, अब आपको सबसे पहले मैप के थ्रू ही आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य भारत में एक पहाड़ी आपकी है जो गुजरात से लेकर के और बिहार तक फैली हुई है, इसको हम लोग कहते हैं विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, ये हो गया आपका विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, अब विंध्यन पर्वतमाला की विशेषता क्या क्या है, तो विंध्यन पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, ये गुजरात से और ये बिहार तक जाती है। ठीक है, बिहार में जो कैमूर की पहाड़ी है वो इसी विंध्यमाला पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर अवसादी चट्टानों से बना है, ये अवसादी चट्टान से बना। इसके अलावा विंध्य पर्वतमाला में याद रखिएगा क्या पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, जिससे लाल किला बना हुआ है। तो जो लाल किला बना हुआ है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, कहाँ पाया जाता है, विंध्य पर्वतमाला में पाया जाता है। इसके अलावा इसी में बलुआ पत्थर भी पाया जाता है, और बलुआ पत्थर से अशोक के स्तंभ बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इधर से कई नदियां निकलती हैं जो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। जैसे आपकी नदी है, एक है आपका बेतवा, इसी से नदी निकलती है केन, इसी नदी निकलती है टोंस। ठीक है, ये सब नदियां निकलती हैं जो गंगा और यमुना की सहायक नदियां हैं। तो टोंस गंगा की सहायक नदी है, जबकि बेतवा और केन की सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। और सब जो है ये आकर के ये किस कहाँ निकलती है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती हैं। विंध्य पर्वतमाला याद रखिए गुजरात से कहाँ तक है, ये बिहार तक फैला, तो कैमूर पहाड़ी भी इसी का हिस्सा माना जाता है, इसी का हिस्सा है। अब याद रखिएगा जो आपका ये क्षेत्र है जो है, अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस क्षेत्र में जो है विंध्य पर्वतमाला जो है, विंध्य पर्वतमाला अगर पूछा जाए कैसी पहाड़ी है, तो ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये कैसा पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, तो याद रखिएगा जैसे मान लो कोई स्थल है और स्थल का अगर बीच वाला भाग नीचे दब जाता है और दोनों उठे हुए भाग रहते हैं तो उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन हो गया, याद रखना विंध्य पर्वत, क्योंकि विंध्य पर्वत के बगल में के जो क्षेत्र है वो नीचे की ओर दब गया, इसीलिए यहाँ भ्रंश घाटी बन गया है, याद रखिएगा। दूसरा, विंध्य पर्वत के बगल में एक पहाड़ी और है पर्वतमाला, उसे कहते हैं हम लोग जो है सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वतमाला। अब सतपुड़ा पर्वतमाला और याद रखिएगा जो विंध्य पर्वतमाला है ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों बीच वाला जो क्षेत्र था यही दब गया है, दबने की वजह से ये क्या बन गया, तो ये बन गया है रिफ्ट घाटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जो पर्वतों के जब दो पर्वत के बीच वाला भाग नीचे की ओर दब जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, तो उसमें नदी बहती है। तो इसीलिए विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है, कौन सी, नर्मदा। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नर्मदा
जो बहती है वो कैसी नदी है, तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है पर्वतमाला के, तो हम बताएंगे उत्तर में बिंद है और दक्षिण में विंध्यन है और दक्षिण में सतपुड़ा है। उसी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, किसमें, रिफ्ट घाटी, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली और या हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी कहते हैं, जिससे नर्मदा नदी बहती है। तो याद रखना जो जो पहाड़ी के जो बीच का जो नीचे की ओर धंस गया जमीन, वो जमीन उसी में को रिफ्ट घाटी कहते हैं, उसी में नदी बहती है, कौन सी, नर्मदा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा नदी के किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है, तो हम बताएंगे विंध्यन और सतपुड़ा। क्वेश्चन पूछा जाए कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला कैसे हैं, तो बताएंगे ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, याद रखिएगा, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, जो याद रखना सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो महादेव पर्वत है। अब याद रखिएगा महादेव पर्वत एमपी में है और सतपुड़ा सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पश्चिमी घाट में महादेव पर्वतमाला था, जो मैंने इससे पहले बताया था। दोनों में अंतर याद रखिएगा, पर्वत है एक पर्वतमाला है। अब इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी याद रखिएगा, ये बहुत जो है टूरिज्म का क्षेत्र है, और पंचमढ़ी महादेव पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी है, और ये बायो रिजर्व भी है। 18 बायो रिजर्व में पंचमढ़ी भी इसमें शामिल है। ये बहुत ही जो है टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन नदी बहती है, नर्मदा बहती है। किस घाटी में बहती है, रिफ्ट या भ्रंश घाटी में बहती है। तो सतपुड़ा के बारे में और विंध्य के बारे में आपको याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब और जो है पहाड़ियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक पहाड़ी आपकी कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है फिर इंडिया का मैप हम लोग बना के इसको याद करेंगे। अब ये आपका हो गया विंध्य पर्वतमाला, ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, और यहाँ एक पर्वतमाला है उसे कहते हैं मैकाल पर्वतमाला। ये हो गया आपका मैकाल पर्वत श्रेणी हो गया। अब मैकाल पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, ये जो है कि दो राज्य में है, एक तरफ एमपी है, एक तरफ आपका छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा कौन बनाता है, मैकाल पर्वतमाला। ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक है। और अमरकंटक जो है याद रखिएगा, यहीं से नदी निकलती है पूरब की ओर, जो है कौन सी, इधर से नदी निकलती है महानदी, याद रखिएगा। और पश्चिम की ओर नदी निकलती है नर्मदा, और पूरब की ओर नदी निकलती है सोन, ठीक है। और दक्षिण की ओर नदी मैकाल पर्वत से निकलती है इंद्रावती। तो याद रखना, मैकाल पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, इसके चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं। फिर से बता देता हूं कौन कौन नदी निकलती है। तो अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, मैकाल की। और अमरकंटक एक बायो रिजर्व भी है, भारत के 18 बायो रिजर्व में एक बायो रिजर्व अमरकंटक भी है। दूसरा, इस पहाड़ी से 4 नदियां निकलती हैं चारों दिशाओं में, और चारों इंपॉर्टेंस है। तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर नदी निकलती है नर्मदा, पूरब की ओर नदी निकलती है महानदी, ठीक है। और दक्षिण की ओर अमरकंटक से निकलती है इंद्रावती, और यही इंद्रावती नदी जाकर के गोदावरी में मिल जाती है, गोदावरी की सारी नदी है। तो इसके चारों दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं। मैकाल पहाड़ी याद रखिएगा, ये भी यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, कीमती पत्थर पाया जाता है, जिससे बहुत सारे घर भवन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक पर्वतमाला बीच में है, वो कौन सा है, तो आपका याद रखिएगा बालाघाट पर्वतमाला। तो बालाघाट पर्वतमाला अगर पूछा जाए कि बालाघाट पर्वतमाला कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, बीच में है, इसको याद रखना होगा। इसीलिए मैंने नाम क्या दिया, मध्य भारत की पहाड़ियाँ और पर्वतमाला। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत आपके क्वेश्चन ना होने पाए, तो सारी पहाड़ियों को मैंने लगभग कवर कर रहा हूँ और इनकी विशेषता बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गुजरात की पहाड़ियों को देख लेते हैं। तो गुजरात की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं तो आपका गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं कच्छ का क्षेत्र कहते हैं, और ये कच्छ की खाड़ी है, और आपका इसे काठियावाड़ या सौराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो गुजरात का जो ये मैप है, इसमें अगर देखेंगे एक खंभात की खाड़ी है, तो ये खंभात की खाड़ी हो गया, और आपका ये कच्छ की खाड़ी हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है, उसको कहते हैं लखपत की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब पूछा जाए लखपत पहाड़ी कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ में है, ये आपको याद रखना होगा। यहीं पर आपका एक पहाड़ी है कच्छ के क्षेत्र में, उसको कहते हैं कच्छ पहाड़ी कहते हैं। तो कच्छ पहाड़ी भी गुजरात में है। यहीं पर एक पहाड़ी है आपकी कच्छ के क्षेत्र में ही, उसका नाम है धौला पहाड़ी।
तो पूछा जाए कि धौला पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में है। इसके बाद आते हैं गुजरात में, यहाँ पर एक पहाड़ी है आपकी, उसे कहते हैं राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला। तो राजपीपला की पहाड़ी अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है, और यहीं से विंध्य पर्वतमाला की शुरुआत होती है। ठीक है, यही गुजरात के जो काठियावाड़ क्षेत्र है, इसमें 4 पहाड़ियाँ आती हैं। पहली पहाड़ी आपकी है मांडो पहाड़ी। ठीक है, तो मांडो पहाड़ी अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर, काठियावाड़ क्षेत्र में। दूसरी पहाड़ी यहाँ पर है वर्धा पहाड़ी, वर्धा। ठीक है, वर्धा पहाड़ी अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। यहीं पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है गिरनार पहाड़ी है, और यहीं पर एक पहाड़ी है गिर पहाड़ी है। तो गिर पहाड़ी अलग है और गिरनार पहाड़ी अलग है, और गिरनार के क्षेत्र में ही जूनागढ़ है, जहां पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पाया जाता है। ठीक है, और जो गिर पहाड़ी है, इसी के क्षेत्र में गिर का जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, पार्क बनाया गया है, जहां पर एशियाई शेर निवास करते हैं, वो इसी क्षेत्र में है। ठीक है, अब गुजरात में इन पहाड़ियों को अगर हम मैप के थ्रू देखेंगे, तो मैंने मैप के थ्रू बता दिया, इसको नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। राजपीपला की पहाड़ी, गिर पहाड़ी अलग है, गिरनार अलग है, वर्धा पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, धौला पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, लखपत की पहाड़ियां, ये सब गुजरात में पड़ती हैं। यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने मैप के थ्रू आपको इस चैप्टर में बताया है। तो दक्षिण भारत की जितनी भी पहाड़ियाँ थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थी, चाहे पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो, अरावली हो, गुजरात की हो, मध्य भारत की पहाड़ियाँ हो, इस सबको मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको 1 बाय 1 आपको मिलता रहे, और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। और आप भी बहुत समय है, अगर आप अभी से पढ़ाई करेंगे तब एग्जाम में आपका मैं रिवीजन भी कराऊंगा, साथ में मैपिंग भी मैं आप लोगों की कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।